गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। कक्षा 8 सब्जेक्ट साइंस लेसन नंबर फोर्थ में धातु व धातु पाठ में भाग 4 में हम धातुओं के रासायनिक गुणधर्म के बारे में पढ़ रहे थे। तो लेसन नंबर 4 में हम धातु अधातु में भाग 4 में धातुओं के रासायनिक गुणधर्म पढ़ रहे थे। अब तक की वीडियो में हमने धातुओं के भौतिक गुणधर्म और अधातुओं के भौतिक गुणधर्म के बारे में पढ़ा। अब है धातुओं के रासायनिक गुणधर्म क्या है। ठीक, धातुओं के रासायनिक गुणधर्म पहला है धातुएं वायु से अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, धातु ऑक्साइड बनाते हैं। मतलब धातुएं ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेंगी तो क्या बनाएंगी, धातु ऑक्साइड बनाएंगी, जो कि हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करके धातु हाइड्रोक्साइड का निर्माण करती हैं और H2 गैस बाहर निकलती है। जैसे हमने कोई धातु ली Na प्लस जल इक्वल टू क्या बन गया, धातु हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस H2 गैस बाहर निकल जाती है। अब आज की वीडियो में टॉपिक है अपन का धातुओं की अम्लों के साथ अभिक्रिया। धातु जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण प्लस H2 गैस बाहर निकलती है। ठीक, अब जैसे हमने कोई धातु ली ZnH2SO4 इक्वल टू, तो लवण क्या बनेगा, ZnSO4 प्लस H2 गैस बाहर निकल जाती है। इस लवण का नाम है जिंक सल्फेट। ठीक, इसी प्रकार दूसरी हमने धातु ली Ca प्लस HCl इक्वल टू क्या बना गया, CaCl2। इसको बोलते हैं कैल्शियम क्लोराइड प्लस H2 गैस बाहर निकल जाती है। दूसरा है Al प्लस HCl इक्वल टू क्या बनेगा, AlCl3 और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाती है। इसी प्रकार धातुओं की क्या क्षारों के साथ अभिक्रिया, धातुओं की जब क्षारों के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हमें लवण प्लस H2 गैस बाहर निकलती है। तो जैसे कोई मैंने धातु ली धातु क्या लिया, Zn लिया और क्षार क्या लिया, NaOH लिया। अब इस Zn की क्रिया NaOH के साथ करा रहे हैं तो एक विशेष प्रकार का लवण बनता है Na2ZnO2 प्लस H2 गैस बाहर। तो Na क्या है, सोडियम। ZnO2 को बोलते हैं जिंकेट आयन, तो इसका नाम पड़ गया सोडियम जिंकेट आयन। क्या नाम पड़ गया, सोडियम जिंकेट आयन। अब यहाँ Na की संयुक्ता क्या है, +1 है। यहाँ Na की संयुक्ता क्या है, +1 और Zn की क्या है, -2। तो ये संयुक्ता एक दूसरे से क्या होती है, क्रॉस होती है। तो क्या पढ़ना पड़ गया, Na2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाती है। इसी प्रकार Sn प्लस NaOH, Sn होता है टिन, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया कराई क्षार से। टिन की अभिक्रिया जब क्षार से करवाई जाती है तो Na2SnO2, इसका नाम है सोडियम स्टेनाइट, इसको कहते हैं, हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाती है। पांचवा गुणधर्म है धातु लाल लिटमस पत्र को क्या कर देता है, नीला कर देता है। धातु क्या करता है, लाल लिटमस पत्र को क्या कर देगा, नीला कर देता है। ठीक, लाल लिटमस पत्र को क्या कर देता है, नीला कर देता है। दूसरा है धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है, क्षारीय होती है। ठीक, तो इस प्रकार ये धातुओं के क्या हुए, रासायनिक गुणधर्म। अब है अधातुओं के रासायनिक गुणधर्म। जिस प्रकार हमने धातु के रासायनिक गुणधर्म पढ़े उसी प्रकार अधातुओं के अपन के रासायनिक गुणधर्म पढ़ते हैं। तो अधातुओं के रासायनिक गुणधर्म में पहला है अधातुओं की वायु के साथ अभिक्रिया। तो अधातु किससे क्रिया कर रहे हैं, ऑक्सीजन से क्रिया करेंगे। अब जब अधातु ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो क्या बनता है, अधातु ऑक्साइड। जिस प्रकार धातु ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाता है, धातु ऑक्साइड बनाता है, उसी प्रकार अधातु ऑक्सीजन से क्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाता है। तो C+O2, C क्या है, कार्बन है। कार्बन एक प्रकार का क्या है, अधातु है। अब ये किससे क्रिया कर रहा है, O2 से क्रिया कर रहा है। तो O2 से क्रिया करके क्या बना रहा है, CO2। इसी प्रकार S+O2 इक्वल टू क्या बन गया, SO2। N+O2 क्या बन गया, NO2। तो इसका नाम है, CO2 को बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, SO2 बोलते हैं सल्फर डाइऑक्साइड और NO2 को बोलते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इस प्रकार अधातुओं के रासायनिक गुणधर्म का ये क्या है, पहला पॉइंट है। ठीक, अब है आपका दूसरा गुणधर्म है सामान्यतः। अधातुओं के रासायनिक गुण में दूसरा पॉइंट आपका आ रहा है सामान्यतया। अधातु हैं
अधातु जो होती हैं जल या जलवाष्प से क्रिया नहीं करती हैं, जल या जलवाष्प से क्रिया नहीं करती हैं, इसलिए फास्फोरस को क्या जल में संग्रहित करके रखा जाता है, मतलब जल में उसको डुबो के रखा जाता है। अगला है अधातुएं तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं। अधातुएं क्या होती हैं, तनु अम्लों के साथ क्या कोई रिएक्शन नहीं दर्शाती हैं। जो अधातु होती हैं वे तनु अम्लों के साथ क्या कोई रिएक्शन नहीं दर्शाती हैं, लेकिन अधातुएं जो होती हैं वे तनु अम्लों के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करती हैं, लेकिन सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके, जो अधातु होती है वह सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है, और सल्फर डाइऑक्साइड व नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है, नाइट्रोजन डाई क्या ऑक्साइड बनाता है। तो जैसे कि अधातु मैंने ली आपकी तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करती, लेकिन सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड अभिक्रिया बनता है। जैसे कार्बन एक क्या है, सल्फर अधातु है, अब इसकी क्रिया HNO3 के साथ करवाएं अपन तो हमको देखो क्या प्राप्त है। ये कह रहा है कि सल्फर डाइऑक्साइड और जैसे हमने लिया SO2 लिया तो क्या बन गया, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 प्लस NO2, तो क्या बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है। ठीक, तो लेकिन सांद्र HNO अम्ल के साथ सांद्र HNO3 अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं धातु की, तो ये क्या बन जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड व नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन जाता है। ठीक, तो जैसे सल्फर ली हमने तो सल्फर की क्रिया से कराई HNO3 से करवाई, तो एक तो क्या बन गया, सल्फर डाइऑक्साइड बन गया, एक क्या बन गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन गया। ठीक, और हाइड्रोजन गैस क्या निकल जाती है, बाहर निकल जाती है। ठीक, हाइड्रोजन गैस का बाहर निकल जाती है। तो जो अधातु होती है वह तनु अम्लों के साथ कोई रिएक्शन नहीं करता, लेकिन सांद्र HNO3 अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है। अब अधातुओं की चौथा गुणधर्म है आपका अधातुएं जो होती हैं, अधातुएं क्षारों से अभिक्रिया नहीं करती हैं, अधातुएं क्षारों से अभिक्रिया नहीं करती हैं। ठीक, पांचवा गुणधर्म है अधातु ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती है। अधातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसे होती है, अम्लीय होती है। और अधातु ऑक्साइड की जो प्रकृति होगी, नेचर होगा, वह क्या होगा, अम्लीय होगा। ठीक, और यह नीले लिटमस पत्र को क्या कर देगा, लाल कर देता है। ठीक, अब जैसे धातु ऑक्साइड CO2 है, CO2 में अपन जल मिलाया, ये तो क्या धातु ऑक्साइड में जल मिलाया तो क्या बन गया, H2CO3 प्राप्त हो जाता है। तो हमने क्या लिया, अधातु ऑक्साइड के साथ जल मिलाया तो हमें क्या अम्ल प्राप्त हो गया, क्या अम्ल प्राप्त हो गया, अम्ल। तो इस अम्ल का नाम है कार्बोनिक अम्ल हमें प्राप्त होता है, कार्बोनिक अम्ल प्राप्त होता है। तो मैंने कहा धातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसे हुई, अम्लीय, तो अम्ल जो प्राप्त होता है जो अम्लीय हुई। इसी प्रकार SO2 प्लस जल, तो क्या प्राप्त हुआ है, H2SO3, ये भी क्या सल्फ्यूरस अम्ल है, मतलब SO2 प्लस जल इक्वल टू H2SO3, क्या प्राप्त हुआ, सल्फ्यूरस अम्ल, क्या प्राप्त हुआ, सल्फ्यूरस अम्ल। अब सल्फ्यूरस अम्ल प्राप्त हुआ, इसको बोलते हैं H2SO3 को सल्फ्यूरस अम्ल। धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्या है, अम्लीय है। इस प्रकार NO2 प्लस H2O, NO2 तो क्या होगा, HNO3 हमें प्राप्त होता है। तो अधातु ऑक्साइड की प्रकृति क्या हुई, अम्लीय है। अधातु ऑक्साइड में अपन जब जल मिलाएंगे तो क्या प्राप्त हो रहा है, हमें अम्ल प्राप्त हो रहा है। ठीक, तो ये है अधातु ऑक्साइड के क्या है, रासायनिक गुणधर्म। ठीक, अब है पॉप ध्वनि क्या होती है, पॉप ध्वनि
प्रश्न है, पॉप ध्वनि से क्या हास्य है? पॉप ध्वनि हाइड्रोजन गैस का पता लगाने के लिए हाइड्रोजन गैस का पता लगाने के लिए यदि हम जलती हुई मोमबत्ती उसके पास ले जाते हैं तो वह फटफट की ध्वनि के साथ जलती है। यदि कोई हाइड्रोजन गैस का पता लगाने के लिए हम जलती हुई मोमबत्ती उसके पास ले जाते हैं तो वह फटफट की ध्वनि के साथ जलती है, तो वह ध्वनि पॉप ध्वनि कहलाती है। वह ध्वनि क्या कहलाती है? पॉप ध्वनि कहलाती है। वह ध्वनि क्या कहलाती है? पॉप ध्वनि कहलाती है। ठीक, एक है पॉप ध्वनि कहलाती है। आयरन की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया किस प्रकार होती है? टॉपिक है अपना, आयरन की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण क्या है? ठीक, जैसे ये है Fe। लोहा होता है वायुमंडल में खुला पड़ा रहता है। लोहा जो होता है वायुमंडल में खुला रहता है, वह वायुमंडल के अभिकारकों H2 और O2 से क्या करता है? क्रिया। ये वायुमंडल के क्या अभिकारक है? नमी से क्या क्रिया करता है। तो जैसे कोई लोहा वायुमंडल में क्या खुला पड़ा हुआ है, तो वायु की नमी और ऑक्सीजन से वो क्या क्रिया करेगा और क्या बनाएगा? Fe2O3 और H2O बनाता है। जो Fe2O3 बना है उसको बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड। उसको क्या बोलते हैं? फेरिक ऑक्साइड। ये जो Fe2O3.H2O बना है फेरिक ऑक्साइड, इसको बोलते हैं जंग युक्त लोहा। इसको क्या बोलते हैं? जंग युक्त लोहा। ठीक, अब देखो इसको संदर्भित करते हैं। यहाँ के Fe क्या है? 2। ठीक, तो यदि 2 लगाएं, फिर देखो ऑक्सीजन कितनी है यहाँ? 3 2 3 और 1 4, 2 और 3 नहीं बैठेगी। तो यदि मैं यहाँ 2 लगाऊं तो यहाँ Fe कितना हो गया? 4, तो 4 Fe हो गया। ठीक, लेकिन अब ऑक्सीजन कितनी हो गई? ऑक्सीजन देखो ऑक्सीजन कितनी? 2 दिया 6 और 2 8। ठीक, 6 और 1 7, तो 2 दिया 6 और 1 7। तो यहाँ यदि मैं 3 लगाऊं 2 लगाऊं तो 2 दूनी 4, 4 और 2 6। तो ऑक्सीजन कितनी हो गई? 2 दूनी 4 और 2 6। यदि 3 ऑक्सीजन लगाऊं तो 3 दूनी 6, 6 2 8। अब कितनी होगी? देखो 2 दिया 6 और 2 8 हो गई। मतलब 3 दूनी 6 और 6 और 2 8, तो 2 दिया 6 और 2 8। हाइड्रोजन क्या? 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। तो इस प्रकार आयरन की जब नमी के साथ वायुमंडल के अभिकारकों के साथ जब अभिक्रिया कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? फेरिक ऑक्साइड। इस फेरिक ऑक्साइड को हम क्या बोलते हैं? जंग युक्त लोहा कहते हैं। फेरिक ऑक्साइड को क्या बोलते हैं? जंग युक्त लोहा कहते हैं। इस प्रकार प्रश्न है कॉपर के बर्तनों को। अगला प्रश्न है कॉपर के बर्तन को लंबे समय तक वायु में खुला रखने पर क्या होता है? प्रश्न है कॉपर के बर्तन को लंबे समय तक वायु में खुला रखने पर क्या होता है?
तथा उपर्युक्त 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 रासायनिक अभिक्रिया का उपर्युक्त रासायनिक अभिक्रिया का उपर्युक्त रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। उपर्युक्त रासायनिक अभिक्रिया क्या क्या लिखिए? समीकरण लिखिए। ठीक, तो हम जानते हैं कॉपर के बर्तन को वायु में खुला रखने पर वह वायुमंडल के अभिकारकों से क्रिया करता है। वह वायुमंडल के अभिकारकों से क्या करता है? क्रिया करता है। ठीक, खुला रखने, वायुमंडल से अभिकारकों से क्रिया करके एक हल्की सी हरे रंग की परत उसके ऊपर क्या जम जाती है। हरे रंग की परत जम जाती है और हरा पदार्थ कॉपर कार्बोनेट का मिश्रण होता है। हरा पदार्थ कार्बोनेट का मिश्रण है। ठीक, तो कॉपर के बर्तन को जब वायुमंडल में हम क्या खुला छोड़ते हैं, कॉपर के बर्तन को जब वायुमंडल में खुला छोड़ते हैं तो वह वायुमंडल के अभिकारकों से क्या करता है? क्रिया करता है। ठीक, तो कॉपर के जो बर्तन होते हैं या तांबे के जो बर्तन होते हैं उनको वायु में खुला रखने पर वह वायुमंडल के अभिकारकों से क्या करता है? क्रिया करता है और उसके ऊपर एक हरे रंग की क्या परत जम जाती है, काईनुमा, और हरा पदार्थ कॉपर कार्बोनेट का क्या होता है? मिश्रण होता है। इस प्रकार ये क्या है? कॉपर के बर्तनों पर क्या लग जाती है? काई सी लग जाती है। तो देखो, हरा रंग का जो पदार्थ होता है वह होता है कॉपर हाइड्रोक्साइड होता है। जैसे कि कॉपर है और कॉपर ने वायुमंडल के अभिकारक में क्या O2 भी होगी, जल भी होगा और CO2 गैस भी होती है। ठीक, तो इन तीनों को क्या बोलते हैं? नम वायु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नम वायु। ठीक, अब तीनों के साथ जब वायुमंडल का अभिकारकों से क्रिया करता है तो क्या बनता है? CuOH का होल ट्वाइस बन गया प्लस CuCO3 बनता है। कॉपर कार्बोनेट का मिश्रण होता है। ठीक, अब हरा पदार्थ क्या हुआ? कॉपर कार्बोनेट। हरा पदार्थ हुआ कॉपर हाइड्रोक्साइड। इसको बोलते हैं कॉपर हाइड्रोक्साइड। ये कॉपर हाइड्रोक्साइड, ये है कॉपर कार्बोनेट। इसको बोलते हैं कॉपर कार्बोनेट। ठीक, कॉपर कार्बोनेट। ठीक, तो ये वायुमंडल के क्या है? अभिकारक। कॉपर के बर्तन को वायु में खुला छोड़ा तो इन अभिकारकों से क्रिया करी और हरा पदार्थ क्या बनाया? कॉपर हरा पदार्थ। हरे पदार्थ की क्या परत जम जाती है तो कॉपर हाइड्रोक्साइड व कॉपर कार्बोनेट का मिश्रण प्राप्त होता है। तो ये उपयुक्त रासायनिक अभिक्रिया क्या है? समीकरण है। अब धातुएं जल में डूब जाती हैं। अगला प्रश्न है, धातुएं जल में डूब जाती हैं क्यों? ठीक, जो धातुएं होती हैं वह जल में क्यों डूब जाती हैं? क्यों? ठीक, सामान्यतः धातुएं भारी होती हैं। भारी होती हैं। इनका घनत्व जल से अधिक होता है। ठीक, तो इनका घनत्व क्या होता है? जल से अधिक होता है। अतः जिन वस्तुओं का घनत्व जल से अधिक होता है वह धातु या वस्तु जल में डूब जाती है। जैसे कि लोहा,
कॉपर आदि जो वस्तु होती है इनका घनत्व क्या जल से अधिक होता है, तो ये डालते जल में क्या डूब जाती हैं। लेकिन कुछ धातुओं का घनत्व जल से कम होता है, लेकिन कुछ धातुओं का घनत्व क्या जल से कम होता है, इसलिए वह जल के ऊपर तैरती रहती हैं। ठीक, मतलब जिन सामान्यतः धातु क्या होती हैं भारी होती हैं, अपन देखते हैं धातुओं क्या होती हैं भारी होती हैं, वजन की होती हैं, इनका घनत्व क्या होता है जल से अधिक होता है। तो जिन धातुओं का घनत्व जल से अधिक होता है वह जल में क्या डूब जाती हैं। जल में डूब जाने वाली धातुओं का घनत्व क्या होता है अधिक होगा। लोहा व कॉपर का घनत्व क्या जल से अधिक होता है, वह इसलिए जल में डूब जाता है। और जिन धातुओं का घनत्व जल से क्या कम होता है तो वह जल के ऊपर तैरती रहती हैं, जैसे कि सोडियम व पोटेशियम। ठीक, तो इस प्रकार क्या है धातुओं का घनत्व हुआ। अब है पृथ्वी की भूप्रपटल पर धातु पदार्थों किन किन रूपों में पाई जाती हैं। तो पृथ्वी की जो ऊपरी सतह है, ऊपरी सतह पर कुछ धातुएं सोना, चांदी, प्लेटिनम और कुछ धातु सल्फर, हाइड्रोजन स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं। तो पृथ्वी की भूप्रपटल पर कुछ धातुएं जैसे सोना, चांदी, प्लेटिनम आदि पाई जाती हैं। मतलब पृथ्वी की भूपरी सतह पर भूप्रपटल पर सोना, चांदी, प्लेटिनम आदि की धातुएं पाई जाती हैं। और कुछ अधातुएं जैसे सल्फर, हाइड्रोजन आदि स्वतंत्र रूप से पाई जाती हैं। ठीक, और कुछ धातुएं ऑक्साइड, कार्बोनेट, सल्फेट के रूप में पाई जाती है। मतलब कुछ धातु तो क्या ऑक्साइड रूप में पाई जाएंगी, कुछ धातुओं क्या सामान्य स्वतंत्र रूप से पाई जाती है। तो कुछ धातु ऑक्साइड रूप में जैसे कार्बोनेट, सल्फेट, ऑक्साइड, कार्बोनेट, सल्फेट के रूप में पाई जाती हैं, जैसे एल्युमिनियम, मैंगनीज, लोहा, फास्फोरस। ये धातुएं हमेशा ऑक्साइड के रूप में या सल्फेट के रूप में या सल्फाइड के रूप में क्या पाई जाती हैं। तो पृथ्वी की भूप्रपटल पर कुछ धातुएं क्या सोना, चांदी पाई जाती हैं। कुछ धातुएं क्या होती हैं सल्फर, हाइड्रोजन आदि जो होती हैं वो स्वतंत्र रूप से पाई जाती हैं। कुछ धातुओं क्या ऑक्साइड के रूप में क्या पाई जाती हैं, जैसे कार्बोनेट, सल्फाइड धातु ऑक्साइड के रूप में पाई जाती है। तो ये क्या है कुछ प्रश्न थे, धातुएं सामान्य से जल में क्या डूब जाती हैं। ठीक, अगर ग्रेफाइट विद्युत का स्वचालक क्यों होता है। प्रश्न है ग्रेफाइट विद्युत का स्वचालक होता है क्यों। ठीक, तो इसका आंसर है सामान्यतः धातुएं विद्युत की कुचालक होती हैं। सामान्यतः धातुओं की होती है विद्युत की कुचालक होती हैं, किंतु ग्रेफाइट की संरचना में मुक्त इलेक्ट्रॉन, मतलब ग्रेफाइट की संरचना में क्या मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाने के कारण यह विद्युत का स्वचालक होता है। तो ग्रेफाइट में क्या मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाने के कारण यह विद्युत का स्वचालक होता है। ठीक, जिसका उपयोग पेंसिल बनाने में किया जाता है।
ठीक। तो हमने जो आज की वीडियो में जो भी प्रश्नों का आंसर जाने, उन प्रश्नों को आपको याद करना है, रिपीट करना है और कॉपी में, होमवर्क की कॉपी में लिखना है। ठीक। तो हमने आज धातुओं के रासायनिक गुणधर्म, अधातुओं के रासायनिक गुणधर्मों के बारे में पढ़ा और कुछ प्रश्नों के आंसर हमने जाने और कुछ प्रश्नों के हमने रासायनिक समीकरण को क्या याद रखना है। जैसे Fe की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए, कॉपर के बर्तन को वायु में खुला रखने पर क्या होता है, और फिर तो अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो इस पार्ट में मुख्यतः क्या समीकरण आपको याद रखने हैं, बार बार लिखना है, पढ़ना है, तब जाके ये बात समझ में आएगी। ठीक। तो इन रिएक्शन को बार बार रिवीजन करो, घर पर पढ़ो। ठीक। जो भी केशव विद्या मंदिर के यूट्यूब चैनल पर हम वीडियो भेज रहे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, पढ़ें। ठीक। थैंक यू।